नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज काशी में ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की साझा यानी डबल ताकत दिखी और एक संदेश दिया गया कि विपक्ष के लिए 2022 की चुनौती बहुत कठिन होगी। एक अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे तो कई तोहफों का ऐलान किया। काशी को पीएम ने 1500 करोड़ की सौगात दी और साथ ही योगी सरकार की तारीफ की झड़ी भी लगा दी। यूपी में विकास के काम गिनवाने में समय कम पड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से पैसा आता था तब लखनऊ में रोड़ा अटका दिया जाता था, लेकिन अब सीएम योगी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि यूपी में अब भाई भतीजावाद नहीं विकासवाद की चर्चा होती है। संकेत साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के काम पर दिल खोलकर मोहर लगा दी है। इसे 2022 के चुनाव का शंखनाद भी हम कह सकते हैं, जिसकी धुरी विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा है। सीएम योगी भी यह दावा कर चुके हैं कि अपने काम के दम पर बीजेपी सरकार 2022 में 2017 वाला इतिहास दोहराएगी। यानी एक तरफ डबल इंजन वाली सरकार का फायदा है जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री मोदी कई बार कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का बड़ा चेहरा है। क्या विपक्ष इसका तोड़ ढूंढ पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या विपक्ष पर भारी है मोदी योगी का ब्रांड? आज का आर पार इसी पर। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हर हर करीब 8 महीने के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे तो योगी सरकार के काम पर दिल खोलकर मुहर लगाई। पीएम ने कहा कि यूपी में विकास के काम गिनवाने में समय कम पड़ जाता है। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। आज यूपी में कानून का राज है।
माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 वाला इतिहास दोहराएगी। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी। उधर विपक्ष ने पीएम मोदी के काशी दौरे पर निशाना साधा। बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं। उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। प्रधानमंत्री की जो बनारस यात्राएं होती हैं, पर्यटन यात्रा होती है, आदमी कभी कभी पर्यटन करने जाता है। ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है बनारस में। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। एक तरफ योगी सरकार के काम पर पीएम मोदी की मुहर है, तो दूसरी तरफ 2022 के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी। तो क्या वाकई ये जोड़ी 2022 में विरोधी दलों पर भारी पड़ेगी, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब प्रधानमंत्री की काशी संवाद का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी ने योगी सरकार के काम के तरीके पर और काम दोनों पर मोहर लगाई है। कहा है कि अगर मैं काम गिराना शुरू करूंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, विकास के मुद्दे पर 2022 का चुनाव होगा, यानी चुनावी जंग का संकेत दिया है प्रधानमंत्री ने। भाई भतीजावाद पर बड़ा प्रहार किया है। भाई भतीजावाद के बहाने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। काशी में ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की साझा ताकत हमें दिखी है। आप मैं बार बार कहता हूं कि यूपी में 2 फैक्टर है, एक योगी फैक्टर है और दूसरा योगी फैक्टर से भी बड़ा फैक्टर है, वो है मोदी फैक्टर। पीएम मोदी के काशी संवाद ने क्या चुनावी शंखनाद भी कर दिया है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरी इस चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है। वारिस पठान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुनील सिंह यादव हैं, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, सुनील यादव, और सीधा सवाल पहला आप ही से पूछता हूं। सुनील यादव, आवाज मिल रही है आपको ना मेरी? सुनील यादव, भाई भतीजावाद, जी अमित जी, भाई भतीजावाद की बात करी है और ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की ताकत एक साथ देखने को मिली है। अभी मैं आपकी बाइट सुन रहा था, आप कह रहे थे काशी को क्योटो बनाने का वादा था। आज रुद्राक्ष सेंटर तो बन गया है, तो दौरा कब करने जा रहे हैं आप? देखिए अमित जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में थे। काशी भगवान शिव की नगरी है और मुझे लगता है जो दुनिया में कहीं झूठ बोलता हो, काशी पहुंचने के बाद सच बोलने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी काशी में भी सच नहीं बोले। हालांकि प्रधानमंत्री जी की आदत है, कहीं भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, उस हिसाब से रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं। आज लेकिन शायद माननीय प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र की भूमिका में थे, इसीलिए उस उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, जहां महिलाओं का चीरहरण होता है। उस उत्तर प्रदेश में जहां हाथरस की बेटी के साथ जब गैंगरेप हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, इनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बलात्कार ही नहीं हुआ। जहां पर भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को राष्ट्रवाद कहने लगे, वहां प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे थे। और पंचायत में जहां पत्रकार पिटे हो चुनाव जीतने के लिए, जहां पुलिस पिटी हो, वहां कानून व्यवस्था की बात। और जो बात
अमीश जी जो बात लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में अलकायदा के आतंकी भी पकड़े जाते हैं, एटीएस पकड़ती है, जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के गैंग का खुलासा होता है, जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। ऐसा क्यों? इसी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होता है जिसमें आप नहीं जीत पाते। देखिए अमीश जी, यही समझने की जरूरत है। पंचायत चुनाव दो फेज में हुए। एक में जब पब्लिक को चुनना था, जब जनता को चुनना था, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन जब डीएम और कप्तान मिलकर के, यही तो दुर्भाग्य ना, हम तो आपके शो में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हारा है, योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। उसी गुंडा तंत्र के खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं। जहां पत्रकार पिटता है सच दिखाने पर, सच लिखने पर, जहां पुलिस स्वीकार कर रही है, हर चुनाव हारने के बाद लोकतंत्र हारी जाता है, ईवीएम में दिक्कत आई जाती है। लेकिन विषय ब्लॉक चुनाव और पंचायत चुनाव नहीं है। विषय है यूपी में 2022 की तैयारी, जिसमें आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट था, आप कहते थे देखिए मोदी जी को क्या योगी का साथ मिलेगा। अब तो साक्ष्य आपके सामने। अच्छा, हम अमीश जी आपकी बात पे आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को 15 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। 2022 की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको 2017 का अपना संकल्प पत्र ठीक है उत्तर प्रदेश के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा था कि हम सारे संकल्प देंगे, आपने कहा था जवाब देंगे, के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपने कहा था हम बेटियों को बचाएंगे, आपने कहा था महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। एक कोई लाइन, एक कोई बात हो तो बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। अब संबित पात्रा का रुख करता हूं मैं। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल खोलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की, बीजेपी की सरकार की, शासन की, प्रशासन की तारीफ करी। लेकिन माना जाता है, काशी आप भी गए हैं, काशी मैं भी गया हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और अभी कह रहे थे सुनील यादव साहब कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो जाता है वो सत्य ही बोलता है। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है किसी बात के ऊपर। उन्हें लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, उन्हें आपके काम पे विश्वास नहीं है, उन्हें देश के प्रधानमंत्री पे भी विश्वास नहीं है, उनकी बात पे विश्वास नहीं है। नहीं, जहां तक विश्वास का, आपको विश्वास है 2022 जहां तक विश्वास का विषय है अमीश भाई, जहां तक विश्वास का विषय है, 2 दिन पहले मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को सुन रहा था। उनको तो ना तो सरकार पर विश्वास है उत्तर प्रदेश में, और ना ही उत्तर प्रदेश के पुलिस पर विश्वास है। उनको तो आतंकवादियों पर विश्वास है। याद करिए, 2 आतंकवादी पकड़े गए थे काकोरी में, उनके घर से वो बम इत्यादि जो कुकर के अंदर होने वाले हैं वो भी सब बरामद हुए। अलकायदा के अखिलेश जी को विश्वास पुलिस पे नहीं है। अलकायदा के आतंकवादी थे, एटीएस ने पकड़ा, एटीएस पे विश्वास नहीं है मगर अलकायदा पे विश्वास है। अब इसमें मैं क्या करूं बताइए? अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री को अलकायदा पे विश्वास है मगर एटीएस पे विश्वास नहीं है, और मैं इतिहास में आपको पीछे ले जाता हूं, ज्यादा पीछे नहीं, नवंबर 2012 में ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव जी उस समय, जिन्होंने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लिखित याचिका दी थी कि 15 आतंकवादियों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर किया गया है 2006, 2007 और 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 45 उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए थे, उनकी चार्जशीट को ड्रॉप कर दिया जाए और उन आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए। ये तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, मैं तो उनके चरण की वंदना करता हूं। उन्होंने बहुत फटकारा अखिलेश यादव जी को कि हु आर यू, आप कौन है ये डिसाइड करने वाला कि कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो जहां तक विश्वास का बात है अमीश भाई, ये लोग, हम हर उस ताकत पर विश्वास करते हैं जो देश को तोड़ने वाली ताकत है। देखिए अमीश भाई, आपको एक बात यहां समझना होगा, जहां तक मोदी जी और योगी जी का सवाल है, दोनों के परिप्रेक्ष्य को ले लीजिए। दोनों साधारण परिवारों से आते हैं, दोनों ने एक अनुशासन के रूप में आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से एक ने पूरे हिंदुस्तान को संभाला और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दी है, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो लोकतंत्र होता है। आदरणीय मायावती जी को देख लीजिए और यादव जी के परिवार को देख लीजिए, केवल परिवार, यही तो भाई भतीजावाद है। सारे परिवार के लोग सांसद हैं, सारे परिवार के लोग विधायक हैं, वही लोग, उनके हाथ में सब कुछ है, यही भाई भतीजावाद है। और यहां पर अभी चीरहरण की बात हुई, देखिए किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो यह उचित नहीं है, चाहे हमारे राज्य में हो चाहे किसी के राज्य में हो। उस महिला के साथ जो हुआ अनुचित हुआ, इसलिए पूरा थाना सस्पेंड हुआ और सभी लोग आज कारागार के पीछे हैं। मगर मैं दुख के साथ कहता हूं अमीश भाई, बहन मायावती के साथ समाजवादी पार्टी ने जो किया था, मैं चीरहरण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मगर इतनी बड़ी नेत्री के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार गेस्ट हाउस में किया गया,
गेस्ट और हाउस जिसके कांड नेता ने उत्तर बाद प्रदेश में कोई कहा नहीं कि भूल लड़के तो जी बिल्कुल गेस्ट हाउस कांड और याद करिए बदायूं में 2 बहनों ने उनको रेप करके फांसी चढ़ा दी गई थी। एक बहुत बड़ी पत्रकार गई थी, महिला पत्रकार गई थी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था आपके साथ थोड़ी कुछ हुआ है जो आप आ गई हैं कवर करने के लिए। और तो और मुलायम सिंह यादव जी ने तो यह भी कह दिया था लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है, तो क्या रेप के लिए फांसी चढ़ा दोगे। अब मैं तो सुनील जी पढ़े लिखे और अच्छे प्रवक्ता हैं, इन सब विषयों की गंभीरता को वो समझते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इन विषयों पर राजनीति ना करें। ठीक है सुनील यादव, देखिए कानून व्यवस्था के नजर में जो काम होता है उस पर आप और आपकी पार्टी भरोसा नहीं करती, बीजेपी इसको चुनावी ढाल भी बनाएगी। क्या आपको लगता है कि आतंकियों की पैरोकारी करना या फिर इनडायरेक्टली पुलिस पे सवाल खड़ा करना, आप सरकार पे सवाल खड़ा करिए, प्रशासन पे कुशासन पे जरूर आपका हक है, लेकिन आतंकियों पर अगर पुलिस कार्रवाई करे उस पर सवाल खड़ा करना किस हद तक लाजमी है? देखिए अमीश भाई, और बीजेपी की ये एडवांटेज है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है। इट इज एडेड एडवांटेज एवरी इलेक्शन एंड यू नो। जी नहीं, हमारे पास भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। इनसे बड़ा नाम, इनसे साफ सुथरी छवि, इनसे ज्यादा काम करने की और इनसे ज्यादा लोकप्रियता जो इनके नेता हमारे खिलाफ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, उनकी तुलना कर रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के पक्ष में कब आ गई? कब हमने कहा कि हम आतंकियों के पक्ष में? हम वो पार्टी नहीं है जो आतंकियों को जहाज में छोड़ करके आए थे, वो संबित पात्रा की पार्टी थी। कहिए तो उस समय के प्रधानमंत्री का नाम गिनाए, रक्षा मंत्री का नाम गिनाए, जो छोड़ने गए थे उनका नाम गिनाए। लेकिन अमीश जी, जो सवाल आपने कहा, हम उस पुलिस पर सवाल खड़ा करते हैं जब महिला का चीरहरण हो रहा हो, पुलिस जहां वो खड़ी थी, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें? जहां हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस का बड़ा अधिकारी यह कह दे कि बलात्कार ही नहीं हुआ, उस अधिकारी पर हम कैसे भरोसा करें? जब पत्रकार पिट रहा था, पुलिस देख रही थी, हम उस पुलिस पर कैसे भरोसा करें? हम पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम जो पुलिस में भर्ती लोग, यहाँ मुकाबला योगी जी अलकायदा के साथ गुंडा तंत्र को कायम रखने के लिए आप अलकायदा पे तो भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको राष्ट्रवादी पार्टी मानता हूं, आप देश की पार्टी, आप अलकायदा पे भरोसा तो नहीं कर सकते ना सुनील भाई? नहीं, हम कहां भरोसा कर रहे हैं उन पर? तो फिर अरे कौन कह रहा है? ये तो झूठे लोग कह रहे हैं। हम आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, समय 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं आचार्य जी और वारिस प्रधान का भी रुख करता हूं। ठीक है, सुनील यादव, छोड़ने गए थे, यू मेड योर पॉइंट सुनील यादव, समय पर रिस्पॉन्ड। और अपना इतिहास साफ करने के लिए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आतंकियों को छोड़ने का इतिहास आपका है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की याद दिला रहे हैं। मैं 10-10 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड लेके 2 विषय रखूंगा। पहली बात है, मुझे आज तकलीफ हुई। उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के हृदय सम्राट थे अटल बिहारी वाजपेयी, आज हमारे बीच में नहीं है। इस प्रकार से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनको उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा चाहता है, उनको आतंकवादियों का समर्थक बता करके समाजवादी पार्टी अपनी साख को नहीं बचा सकती। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि आज जो समाजवादी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया है, वो हम सबके हृदय सम्राट हैं और उत्तर प्रदेश के वो शान हैं। उनको इस प्रकार से अपमानित करना ये उचित नहीं है। वो कभी भी आतंकियों के समर्थक नहीं थे। आप लोग आतंकियों के समर्थन में कह रहे हैं, नाम लेकर के उन्हें आप अपमानित कर रहे हैं। सर, मैंने उनके ना रहने पर उन पे राजनीति कर रहे हैं। आपके बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला सर। मैं अभी आपके बीच में अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। एक सेकंड, अब उन्हें छोड़ दीजिए। एक सेकंड, हम जानते हैं ये पार्टी अटल जी वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बीच में आया है। ओके, ठीक है, ठीक है अमीश भाई, ठीक है, ओके। सुनील यादव, आपने भी बात को रखा। अमीश भाई, मैं आप भी समित अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड समित पाता, फिर मुझे वारिस पठान का रुख करना है। ठीक है अमीश भाई, आप वो वीडियो को आप रिवाइंड करिए। इन्होंने कहा मैं तो उस समय के प्रधानमंत्री का नाम अमीश भाई, मैं इंतजार करता हूं, ये उचित नहीं है। अमीश भाई, मैं इंतजार करूंगा, ये पूरा बोल ले, उसके बाद में बोलूंगा। पहले संबित आप बोलिए, फिर सुनील यादव, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। संबित, पहले आपके 30 सेकंड, पहले आप अपनी बात को कंप्लीट करिए।
देखिए, इन्होंने अपने समय में कहा कि किन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री का नाम मैं बता दूंगा। उस समय के प्रधानमंत्री तो रोनाल्ड रेगन नहीं थे इंडिया में, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे। ये तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बदनाम किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन बताया है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। दूसरी बात, इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर हमें गुंडाराज बताया। अमीश भाई, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश के परिवेश को समझते हो, आप वहां रहते हो। अभी आप बताइए, एक जमाना था मुख्तार अंसारी इनका हीरो होया करता था, अतीक अहमद इनका हीरो होया करता था। इनके कहने पर समाजवादी पार्टी की सरकारें चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग ये करते थे। आज मुख्तार अंसारी की हालत क्या है आपको याद है अमीश भाई? कृष्णानंद राय एक एमएलए होया करते थे। 2005 में उनकी हत्या की गई, 400 राउंड फायरिंग हुई, 400 राउंड फायरिंग करके मारा गया और न्याय नहीं मिला। अंततोगत्वा पीड़ित के परिवार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कृष्णानंद राय को आप न्याय दीजिए। आज अगर इस प्रकार की कोई फायरिंग होती है तो जो गैंगस्टर होते हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं कि हमें हिरासत में ले लो, नहीं तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा और हमें समाज में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह फर्क है तब के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में। और अभी सुनील जी ने कहा कि बड़ा चेहरा मोदी और योगी से बड़ा चेहरा हमारा अखिलेश यादव जी है। हां, बिल्कुल आपके लिए बड़े चेहरे होंगे, मगर यही बड़ा चेहरा आज से कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी जी का सहारा लिया था कि नहीं, बुआ का सहारा लिया था कि नहीं? मगर दोनों को, राहुल गांधी जी को साइकिल से उतारना पड़ा और बुआ ने कहा फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम अपने राह चलो, मैं अपने राह चलूंगी। अगर इतना बड़ा चेहरा था तो बाकी चेहरों के मुखौटों की आवश्यकता क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है सुनील यादव, अब आपकी टर्न है, जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान और शांतनु गुप्ता। देखिए, मैं कहूंगा कि ये समित जी बहुत समझदार हैं। आपके पास इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका नेता छोटा है। एक, हम केवल यह चाहते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकासवाद, उस पर बात कर लो। उन्होंने जो व्यापार कारोबार उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है उस पर बात कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है उस पर बात कर लो। कोरोना काल में बहुत अच्छा योगी जी ने काम किया है उस पर बात कर लो। अरे रोजगार पे बात कर लो, अपने संकल्प पत्र पे बात कर लो, जिस पर जनता ने आपको भरोसा दिया था। इन मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं आप? ठीक है, ओके, विकास की बात है, ओके, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, प्रधानमंत्री ने बोला मैं विकास की बात करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, विकासवाद की राजनीति की उन्होंने कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले एक बार रणभेरी बजाई। लेकिन आपके नेता वहां जाते हैं, वो कहते हैं मैं किसी हाल में इंशाअल्लाह योगी को अगला मुख्यमंत्री, अगली सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी की इंशाअल्लाह नहीं बनेगी। उन्हें कहना चाहिए इंशाअल्लाह मैं इतना विकास करने की बात करूंगा। लेकिन वो तो धार्मिक कार्ड खेलते हैं, वहां पर जाकर वो 19% का कार्ड खेलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी मेरे साक्षात्कार में जवाब दिया कि अगर 19% की बात करेंगे तो 81% क्या एक तरफ नहीं हो जाएगा? बताइए, 1981 की राजनीति करना चाहते हैं? अमीश भाई, बड़ी हैरत मुझे आज हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री आज जाकर एक साथ एक सेंटेंस में उसने इतने सारे झूठ बोल दिए। पहला झूठ के उत्तर प्रदेश के अंदर कायदा कानून की व्यवस्था एकदम बराबर है। दूसरा झूठ के माफिया राज जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में पूरा खत्म हो गया है। तीसरा झूठ के कोविड कंट्रोल के अंदर कितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम कर दिया। तब के सारी चीजें उल्टी है। माफिया राज के नाम पे तो अभी भी देखिए, कुछ दिन पहले एक पत्रकार ही ने लिकर माफिया के खिलाफ लिखा था तो उसका मर्डर हो गया। अब उत्तर प्रदेश में कायदा कानून तो क्या है कि हमारी माँ बहनें जो है, क्राइम रेट अगर आप डाटा देखेंगे तो 66% उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ गया है। महिलाएं तो बाहर खुलेआम घूम नहीं सकती। अब तीसरी बात जो मेन है वो कोविड का, तो सेकंड का जो कोविड आया, कोरोना आया, उसमें हमने सबने देखा कि किस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के शव गंगा किनारे बह रहे थे। मोदी ने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, तो क्या उसके ऊपर मोदी ने कुछ कहा? किस तरह बाद में उसके ऊपर लोगों ने चादर डाल दी पीले कलर की, फिर छुपाने के लिए चादरें हटाई तो हमने देखा कि कुत्ते उन शवों को खा रहे थे। ये मोदी जी ने उन तमाम लोगों का इंसल्ट किया है जिनके घर वालों ने अपने अपने परिजनों को कोरोना काल में खो दिया है। मोदी जी ने उसकी निंदा की कि बच्चे मर गए बिना ऑक्सीजन के हॉस्पिटलों के अंदर, बिना हॉस्पिटल के बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, कितने लोगों की जानें चली गई। तो योगी मोदी जी ने कुछ नहीं कह रहे कि 19% वालों को सीएम मिलना चाहिए, राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पर सुनिए आपके नेता कह रहे हैं, मैं 3 दिन लखनऊ में था, आपके नेता कह रहे हैं जी अमीश भाई कि 19% वालों को सीएम कब मिलेगा? अमीश भाई डिप्टी सीएम कितनी देर के लिए देंगे? सुनिए, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी
ओपी राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी समाज मोर्चा उनके साथ चुनाव लड़ रही है। हम जितने ओबीसी बैकवर्ड सबके साथ में चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्यों हमको सिर्फ 18% वोट देगा? 18% तो देगा ही, क्योंकि हम एक विकल्प है। हम जो वैक्यूम है उसको फिल करना है। हम लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। क्यों हमको हमारा हिंदू ब्राह्मण भाई वोट नहीं देगा? क्यों दलित भाई वोट नहीं देगा? क्यों आप ऐसा कहते हो? नहीं, बिल्कुल बात सही है। क्या उसने ये कहा था हमारे नेता ने, वकार साहब ने, कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हर इंसान जो 60% वाला है, 9% वाला है, 10% वाला है, अगर वो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो फिर जो 18% वाले लोग हैं मुसलमान, वो क्यों नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर? या पूरे देश की उन्होंने बात की, वहां का क्यों नहीं बन सकता? तो यही डिमांड तो 1940 के अंदर इतिहास को खंगाल के देखेंगे। यही डिमांड तो मुसलमानों को ये बाद अब आपको बोल रहा हूं मैं वारिस भाई कि यही डिमांड मुस्लिम लीग कर रही थी विभाजन से पहले। यही डिमांड मुस्लिम लीग कर रही थी विभाजन से पहले कि ऐसा है कि हमारे को हिस्सेदारी चाहिए सत्ता के अंदर। क्या सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है? क्या इस देश के राष्ट्रपति नहीं हुए? देखिए, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। अमीश भाई, तो फिर जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को तो ठुकरा दिया, लेकिन जिन्ना जो काम कर रहा था, जिन्ना ने जो डिमांड करी, उसी तरह की मिलती जुलती डिमांड आपकी है। हम तो जिन्ना की कबर पे नहीं गए, हम तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए ना, जो चले गए जिसको जाना था। आज हम हमारे देश भारत में पक्के सच्चे नागरिक के हिसाब से रह रहे हैं। अब उन्होंने कहा जब होगा तब देखा जाएगा, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता से सवाल किया था कि क्या आपकी सत्ता पावर में आएगी तो आप मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, इनका सवाल था। आज हम तो आ रहे हैं विकास की नजर है ना, विकास की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन देना चाहते हैं, दलित मुसलमान समीकरण, हम वो MY समीकरण नहीं चलेगा। अब A to Z जो समीकरण है, जो भी छोटी मोटी पार्टियां साथ में आके लड़ेगी एक साथ, भाजपा को ठीक है। मैं संबित की बात बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आचार्य प्रमोद कृष्ण का रुख कर लूं और शांतनु गुप्ता का रुख कर लूं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर वारिस भाई, आपने अपनी बात को रखा। संबित, मुझे पता है आप कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, लेकिन आचार्य जी, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस इस 19% को भी चाहती है, कांग्रेस ब्राह्मण कार्ड भी खेलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। आज प्रधानमंत्री जब काशी में है, प्रधानमंत्री वहां पे बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, और कांग्रेस इस थ्योरी को बेच रही थी पिछले कुछ दिनों से कि देखिए योगी और प्रधानमंत्री में बनती नहीं है। अब क्या अब आपको इसके बड़ा साक्ष्य चाहिए? देखिए अमीश देवगन जी, प्रधानमंत्री जी काशी गए, काशी जाना उनका कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व बनता है। काशी की बड़ी महत्ता है, बड़ी महात्म है काशी का। पौराणिक दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। और काशी की गलियां, काशी के घाट भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म की छटा बिखेरती है। तो दूसरा, राजनीतिक दृष्टिकोण से काशी का बड़ा महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री को मतलब कहना चाहूँगा, काशी ने 2 बार भारत का प्रधानमंत्री भारत को दिया है, 14 में और 19 में। तो काशी में जो आज घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है, ये उनका फर्ज बनता है, ये उनका धर्म बनता है। लेकिन आज 2 बातें इस दौरे से झलकती हैं अमीश देवगन जी। ये तू मैं तो चलो होती रहेगी, ये तो रोज का काम है, लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं अमीश देवगन जी। वो ये है, एक तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की बड़ी तारीफ की, और इतनी तारीफ की है, कई बार उनका नाम ले लेके उनकी सराहना की है। अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करता है। तो आप भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर दीजिए, लल्लू साहब के मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है। आप भी अपने वहां पे बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ कर दीजिए। नहीं, हमारे जो लोग हैं उनकी भी हम कब बुराई करते हैं? आप सुनील राय तो खुल के बुराई कर रहे हैं। हम तारीफ नहीं करते हैं। अगर हम तारीफ तैयारी तो हर तरफ से चल रही है, कांग्रेस की भी तैयारी चल रही है आचार्य जी। सुनील राय ने FIR करा दी है लल्लू पे, तैयारी तो कांग्रेस की भी चल रही है। नहीं, अगर हम तारीफ नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष के पद पे लल्लू जी विराजमान थोड़ी होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ खूबियां हैं, जब तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं।
और जहां तक सवाल इस बात का है, तो एफआईआर क्यों कराई जा रही है उन पे? शो है उस पे अगर वो इतने मेहनती है तो आपके नेता एफआईआर उन्हीं पे क्यों करवा रहे हैं? हर एक पार्टी में बहुत से व्यक्तिगत मतभेद होते हैं। बीजेपी में भी है, समाजवादी में भी है, और दूसरी पार्टियों में भी है, कांग्रेस में भी है। उत्तर प्रदेश शहर आचार्य जी, लोकतंत्र है ना, हमारी पार्टी में थोड़ा लोकतंत्र ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस मायूस है, उसे लग रहा है कि उनका सूर्योदय नहीं होने जा रहा है। ये सच्चाई है। आप मुकाबला अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं, आप मुकाबला मायावती के साथ कर रहे हैं, आप मुकाबला ओवैसी के साथ कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तो मुकाबले की नहीं बात कर रहा, आप मुकाबला उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन इन चारों की तैयारी देखिए, यानी अखिलेश यादव की और ओवैसी की आप तैयारी देखिए और अपनी तैयारी देख लीजिए। मैं कह रहा हूं तैयारी में भी आप जुट गए हैं। एफआईआर आप लोग एफआईआर करा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आज प्रधानमंत्री मोदी 2022 की तैयारी के लिए उधर गए, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये चुनावी पूरा भाषण था, सब कुछ घोषणाएं भी चुनावी थी। तो आपकी चुनावी क्या तैयारी है? एफआईआर कराने की। माजरत चाहता हूं आपके साथ आचार्य जी में, लेकिन स्थिति यह है कांग्रेस की। भाई बहुत ज्यादा सवाल नहीं सर, ये सत्य है सर, कोई सवाल नहीं है इसमें। एवरीथिंग, अगर मैं फैक्चुअली रॉन्ग हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। एफआईआर हुई है कि नहीं हुई, हाँ या ना? और किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर उनका नेता सचिव एफआईआर करा देता है, ये भी मुझे बता दीजिए। एग्जाम्पल इस देश में कोई हो तो प्लीज बताइए। आप ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आचार्य जी आपको। देखिएगा, आप प्रदेश कांग्रेस भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या मुझे धमकाना चाहते हैं? मैं सवाल तो पहले मैं तो आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब तो धमका तो सुनील ला रहे हैं लल्लू को, लल्लू धमका रहे हैं सुनील राय को। नसीबुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि मुसलमान का एक मुश्त अगर वोट पड़ जाएगा तो बीजेपी 2 पे खिसक जाएगी। अब कौन किसको धमका रहा है आप मुझे बताइए। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और सुनील राय जी भी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर जो भी प्रकरण आप बता रहे हैं, एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बैठ के बात करेंगे, निपटाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमारा कुनबे का मामला है, हम निपटा लेंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ अमित जी, उसे पूरा होने दीजिए। जी ठीक, एक सेकंड, मैं शांतनु गुप्ता को ले लूं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। शांतनु गुप्ता जी, यूपी में कितनी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और ये जो पूरा आडंबर था लुटियंस दिल्ली का, मोदी और योगी में बन नहीं रही है, कहानी बड़ी खराब हो चुकी है। आज क्या जवाब मिला है आपका? आकलन क्या है? क्विकली शांतनु जी। अमीश भाई, पिछले 2 दशकों में पिछले 2 दशकों में कांग्रेस को 5 से 6% से ज़्यादा वोट नहीं मिला है। 1 लोकसभा की सीट बची है उनके पास, और पंचायत चुनाव में वो भी हार गए। आचार्य जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का दायित्व है कि वो बनारस जाए। नरेंद्र मोदी तो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, वो 24 बार जा चुके हैं। आप लोग उसे चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, फिर भी 24 बार चुनाव नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या अखिलेश यादव का दायित्व नहीं है आजमगढ़ जाना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? क्या सोनिया गांधी का दायित्व नहीं है रायबरेली जाना? क्या राहुल गांधी का दायित्व नहीं था कि वो अमेठी जाए, बल्कि अमेठी की जनता ने हटा दिया? देखिए, अगर आप चुनावी बात करते भी हैं तो एक आदमी कह रहा है मैं यादव हूं इसलिए मुझे वोट दो, ओवैसी जी कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मैं राजभर हूं इसलिए वोट दो। नरेंद्र मोदी और योगी क्या कर रहे हैं? भाई मैंने काम करा इसलिए मुझे वोट दो। तो अच्छी बात है, अगर आप चुनाव से जोड़ के भी दे रहे हैं तो पॉजिटिव राजनीति। मैंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, मैंने घाटों को साफ किया है, मैंने तारों को अंडरग्राउंड कराया है, मैंने काम करा इसलिए मुझे वोट दो। अच्छी बात है अगर आप चुनाव से। और मैं कह रहा हूं ये परेशानी इनको रोज होगी। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस लॉन्च शांतनु पर यहाँ पे तो धर्मांतरण भी मुद्दा है, यहाँ पर तो अलकायदा भी मुद्दा है। नरेंद्र मोदी यहाँ तो धर्मांतरण भी मुद्दा है, यहाँ पे तो अलकायदा भी मुद्दा है, यहाँ पे तो माफिया भी मुद्दा है। बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और बहुत लचर तरह से गवर्न हुआ है पिछले 2 दशकों से। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं उत्तर प्रदेश पे। अब पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसको प्रोसेस सेट करने हैं, मतलब इस बात पे प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। 9 बजे ऑफिस आओ। अखिलेश यादव ऑफिस तक नहीं आते थे, और सुनील यादव जी जो आपके चैनल पे बैठे हैं, अभी उनकी बाइट वायरल हुई थी मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा था अरे ये कहाँ के गुंडे आ गए, मतलब गुंडागर्दी में भी कॉपीराइट ले रखा है सुनील यादव जी ने, और ये चैनल पे आके कह रहे हैं गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, जब से अखिलेश यादव ने सरकार कमान संभाली है, पार्टी छीनी है एक तरह से। 2014 का इलेक्शन बुरी तरह हारे, 2017 का इलेक्शन बुरी तरह हारे, अर्बन बॉडी का इलेक्शन 2017 का फिर बुरी तरह हारे, 2019 में बुरी तरह लुढ़क गए, 21 में भी लुढ़क गए। तो अब जब से अखिलेश यादव ने पार्टी छीनी है अपने पिताजी चाचा जी के हाथ से, तब से केवल डाउनवर्ड फॉल है, केवल एक यादव पार्टी बनकर रह गई है और परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ठीक है, मैं सुनील यादव भी जवाब देंगे, पहले आचार्य जी आप बोल लीजिए। आचार्य जी।
देखिए अमीश देवगन जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, मोर्चे पर, कोविड के मोर्चे पर, डेवलपमेंट के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर ये सरकारें फेल हो चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री जी जानते हैं, क्योंकि अब ये तो कहेंगे नहीं कि साहब हम आपको दवाइयां नहीं दे पाए इसलिए हमें वोट दे दो, हम आपको बेड नहीं दे पाए इसलिए वोट दे दो, ऑक्सीजन नहीं दे पाए इसलिए वोट दे दो, लोगों की जानें नहीं बचा पाए इसलिए वोट दे दो, अंतिम संस्कार में सम्मान नहीं दे पाए इसलिए वोट दे दो। तो ये तो नहीं कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि विकास के नाम पे वोट दे दो। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि आज ऐसा लगा है कि मोदी जी योगी जी की तारीफ करते नजर आए, तो मुझे योगी जी ज्यादा ताकतवर आज मोदी जी से नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है 2022 का, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2022 से ही 2024 का रास्ता निकलेगा और 2022 का जो परिणाम आएगा अमीश जी, वही 2024 में भारत के भविष्य की राजनीति तय करेगा। अब विपक्ष की प्रॉब्लम हमारी सबकी ये बन रही है, मैं बड़ी साफगोई से बात कर रहा हूं कि एक बार समाजवादी पार्टी ने बसपा से अलायंस किया। मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बसपा ने समाजवादी से अलायंस किया और कहा कि कांग्रेस दूर रहेगी। उसका रिजल्ट 2019 में देखा। एक बार कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में अलायंस किया तो बसपा दूर रही, तो उसका परिणाम देखा। अगर ये अब ओवैसी साहब भी आ गए मैदान में, बिल्कुल आना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लंगोटा को बांध के ये भी मैदान में आ गए। वारिस पठान साहब चिल्लाएंगे, वारिस पठान साहब कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम योगी जी को मुख्यमंत्री होने से रोक देंगे। तो ये जो बीजेपी जो चाह रही है वही सब होता जा रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश का जो भविष्य का चुनाव है वो मुद्दों के आधार पे ना होकर के धर्म के आधार पे होता हुआ नजर आ रहा है। धर्म के आधार पे होता हुआ किसी भी प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। हाथ खड़ा करें, मैं दुविधा में हूं किसको मौका दूं। शांतनु गुप्ता भी हाथ खड़ा करें, मैं 40 सेकंड सबको देता हूं। संबित पात्रा काफी देर से नहीं आए। वारिस भाई मैं आपको मौका दे रहा हूं। संबित पात्रा आप जवाब दे दीजिए। ये सब कुछ आप करा रहे हैं, बड़ा आरोप तो आप पे है। एफआईआर भी आप ही ने करवा दी है। देखिए ना तो हमने ओवैसी जी को कहा कि आप आके चुनाव लड़िए, ना ही हमने ओवैसी जी को कहा कि आप ट्वीट करिए कि हम 19% के नेता हैं और हमारे मसाइल अर्थात मुसलमानों के मसाइल अलग होंगे, हमने ये नहीं कहा। और ना ही हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप MY फैक्टर या आप अपीजमेंट के वो इमरान प्रतापगढ़ी, आप जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी कौन है और इमरान प्रतापगढ़ी किस प्रकार के मुशायरे करते हैं, किस प्रकार की लेखनी लिखते हैं, यह भी आप जानते हैं। हमने नहीं बनाया है उनको, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अमीश भाई सत्य कहा जाए तो 19% के लिए ये सारे लोग लड़ रहे हैं। अमीश भाई एक जमाना था, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषणा होता था तो ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषणा हो गई है, उत्तर प्रदेश में इतने प्रतिशत ब्राह्मण है, इतने प्रतिशत ठाकुर है, इतने प्रतिशत जाट है, इतने प्रतिशत मुसलमान है, मुसलमान तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। ये टीवी में चलता था ना, अब ऐसा नहीं चल रहा है। अब चलता है किसने काम किया, कितनी सड़कें बन गई, कितने फ्लाईओवर बनाया, क्या विकासवाद की जीत होगी या जातिवाद की जीत होगी। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का, उन्होंने पूरे देश के राजनीति के इस नैरेटिव को बदला है। और जहां तक ये 19% की लड़ाई है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां इस 19% की लड़ाई के लिए आप आतंकवादियों तक को बचाने की कोशिश करते हो। अमीश भाई आप सोच के देखो, हम ऐसे लाखों डिबेट करने आपका टाइम हुआ। वारिस कुछ कहना चाहते हैं, फिर शांतनु भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी मैं आपको मौका दूंगा तो बंद करें। ओके देखिए अमीश भाई, जिस तरह से संविधान ने तमाम पार्टियों को लड़ने की इजाजत दी है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी भी लड़ रही है। और आज ही के दिन हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए कितने सारे लोग उनको मोहब्बत से नवाज रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है आपकी हैसियत नहीं है यूपी में, कांग्रेस भी कह रही है कि आपकी हैसियत नहीं है यूपी में। देखिए अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी है तो टोटल फेल हो चुकी है। इनमें बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है अमीश जी। हम में बीजेपी को हराने की ताकत है। ये हमेशा से इस तरह के बयानात हमारे खिलाफ देते आए। हमने महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए अमीश भाई, हम MP का जब चुनाव आया 2019 में, हंसिए, आपको हंसने का अधिकार है, आप हंसिए भी। आज मजाक करिए, कल हम मिसाल भी बन जाएंगे। आज मजाक बने, कल मिसाल बनेंगे। जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे, हम एक सीट पे हम लड़े थे अमीश भाई, हम जीत गए।
कांग्रेस का नहीं जीत सका। क्यों? क्योंकि इनमें ताकत नहीं है हराने की। अब हम लोग जब सब एक समीकरण बन के मिले लड़ रहे हैं तो समाजवादी कांग्रेस के पेट में दर्द है। ये जो कांग्रेस की वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ है उत्तर प्रदेश में, हमारी पार्टी को लोग चाहते हैं कि उस वैक्यूम को हम भरे, हम लोगों का एम्पावरमेंट करें, लोगों को अच्छे एजुकेशन दे और लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना जरूरी है। आप देखिए इतने वर्षों से वहां पर क्या हो रहा है। आज कांग्रेस का एक एमपी रह गए वहां पे, वो भी किस तरह से आ गए आपको पता नहीं। आज कांग्रेस का क्या है, समाजवादी का क्या है, चलिए मुझे बताइए। एक दूसरे को कभी समाजवादी पार्टी बोलती कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस अटक लटक गई है, कभी प्रशांत किशोर साहब उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और आज पूरा उत्तर प्रदेश का जो जनता है उसका ध्यान असद ओवैसी की तरफ है। एक संविधान के दायरे में रहकर बात करना, संविधान को मानते हैं। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम आगे बढ़, और हमारे पास एक विजन है देश आचार्य प्रमोद कृष्णम जो अखबारों में बयान छपा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कि अगर मुसलमान हमें दोबारा वोट करना शुरू कर दे तो बीजेपी को हम 2 सीटों पर उतार लाएंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? अखबार तो आपने भी पढ़ी होगी। आचार्य जी आवाज मिल रही है आपको? आपने मुझसे सवाल किया। बिल्कुल, मैंने बोला नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि नहीं कहा था कि अगर मुसलमान हमें वोट कर दे दोबारा तो बीजेपी 2 सीटों पे सिमट जाएगी। और अब आपको तकलीफ है वारिस पठान क्यों आ रहे हैं लड़ने के लिए? भाई क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं इनके लड़ने का? मुसलमान का वोट क्या वोट नहीं है? नहीं, क्या मुसलमान का वोट नहीं है? बिल्कुल क्या वोट है। हिंदू का वोट नहीं है? क्या मुसलमान का एक वोट एक नहीं, क्या किसी पार्टी को, अरे मुसलमानों के वोट तो बीजेपी को भी चाहिए, तभी तो मस्जिद गए, तो मस्जिद में जाते घूमते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब को मंत्री बनाया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को बनाया। मुसलमानों को इस तरह क्यों देखना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिल्कुल अधिकार है पार्टी के चुनाव लड़ने का। लेकिन मुसलमान को नागरिक मानिए ना आप, मुसलमान को वोट बैंक क्यों मानते हैं? अमीश जी पॉइंट ये है, समाजवादी पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि मोदी को हम रोकेंगे। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है कि साहब योगी मोदी को हम रोकेंगे। और साहब अब आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि साहब योगी और मोदी को हम रोकेंगे। तो भाई ओवैसी साहब की पार्टी भी अब कह रही है कि साहब इन्हें हम ही रोक सकते हैं। अभी वारिस पठान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेकार हो गई है। भाई रोक लो मोदी को, आपके बस में है तो रोक लो, योगी को रोक लो ना। कौन हमें पे क्या फर्क पड़ रहा है? रोक लीजिएगा। अरे आपको एक राज्य में आपको 5 सीटें क्या मिल गई? आप सबके भैया दिमाग चौथे आसमान पे पहुंच गए। आपको बिहार में सीट मिल गई, आप बंगाल भी लड़ने पहुंच गए, आप उत्तर प्रदेश लड़िएगा, आप हरियाणा लड़िएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वारिस पठान साहब हमें कोई फर्क नहीं के अंदर आप बताइए मुझे। वारिस पठान साहब बिहार में क्या हो गया कांग्रेस का, आप मुझे बताइए आचार्य जी। हमें कोई फर्क नहीं और तहजीब के साथ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। नहीं तो मुझे बुरा नहीं, मेरी बात को पूरा बोला जा रहा है कि हमको मेरी बात तो सुनिए ना, समझ लीजिए आचार्य वारिस पठान साहब मेरे ऊपर हमला तो बीजेपी करती है, आप तो मत करो ना। अभी हिंदू भाई बहन सब वोट देंगे हमको। अमीश देवगन ये तो बड़ी मजेदार बात है, जिस आदमी पे बीजेपी हमला करती है उसी पे वारिस पठान हमला कर रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मैंने तो आपको आधा घंटा सुना है। मैं ये कह रहा हूं आप किसी भी राज्य में चुनाव लड़िए, आप कहते हैं हम मोदी योगी को रोकेंगे, आपने कहा इंशाअल्लाह हम योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपकी चुनौती को योगी जी ने स्वीकार कर लिया, आप रोक लीजिएगा। आपके अंदर हिम्मत है तो योगी को रोक लीजिएगा। आप 2-4 बार और बोल दीजिएगा ये कि हम इंशाअल्लाह योगी को रोकेंगे, तो हो जाएगा सुपड़ा साफ सबका, बाकी सब भी देखते रहेंगे। मेरा मैं जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से बीजेपी को हटाना चाहते हैं, हाँ, और 4-5 बार कहिए, अच्छी बात है, इससे भाजपा बहुत कमजोर हो जाएगी। आप वारिस पठान साहब कहिए, खूब कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं अगर बीजेपी को ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में हटाना चाहते हैं सब लोग, तो विपक्ष को बड़ी गंभीरता से चिंतन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आपके साथ आ जाए तो हरा देंगे मिलकर। सबके सब हाथ फिर आप कह रहे 19% की कोई लड़ाई नहीं है। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में मिलके हराएंगे। चरकुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर, ये नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने। 2019 में करा अलायंस, 2019 में करा अलायंस। सीटें क्या आई हमारे सामने हैं, 5 आई सपा को और 10 आई बहन मायावती को। सच बात है ये। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब सब साथ आ जाए, कांग्रेस भी साथ आ जाए, ओवैसी भी साथ आ जाए और सपा भी साथ आ जाए, बसपा भी साथ आ जाए।
या अमिश भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके चैनल पे पहली बार आई थिंक कांग्रेस की नई स्ट्रैटेजी सुनी है, महाराष्ट्र जहां पे शिवसेना को भी बुला लेना साथ लाने की चाहिए, बात कर पंजाब रहे से हैं। शिरोमणि अकाली दल को भी बुला लेना चाहिए, बिल्कुल कश्मीर से पीडीपी को भी बुला लेना चाहिए, ये पहली बार यूपी का चुनाव लड़ने के लिए। आपके चैनल पे अमिश भाई, आपके चैनल पे शायद ये पहली बार खुलासा हुआ है कि कांग्रेस एक इंटरनल स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, जो सारी पार्टियों को मिला के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसका खुलासा किया। मजा तो तब आया जब उन्होंने वारिस पठान जी को चिढ़ाना चाहा कि तुम 5 सीट आ गई तो तुम उछलने लगे। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में 7 सीट है आचार्य जी, आपके पास 1 लोकसभा सीट है, आपने क्या कहा, आपके पास आपने वारिस पठान जी को चिढ़ाया कि आपकी 5 सीट क्या आ गई। आपने खुलासा किया कि आप लोग सब साथ लाके चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग सब सारी पार्टियों को साथ लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में ये काम कर रही है। देखिए वो तो बात है, लेकिन आपने जब एआईएम को चढ़ाया कि उनकी 5 सीटें और वो उछल रहे हैं, आपकी खुद की 7 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 1 लोकसभा की सीट है। देखिए मैं एक 10 सेकंड को वापस मुद्दे पे जाऊंगा। आपने कहा कि कोरोना में कुछ नहीं हुआ, आप संबित पात्रा की बात मत मानिए, आप मेरी बात मत बंगाल में पिछले चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के एमपी हैं, ऑस्ट्रेलिया के एमपी हैं, अरे सुन तो लीजिए आचार्य जी, पार्टी की दिल्ली में कितनी सीट थी और पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, हमारी 7 सीट है, तो इससे क्या ये क्या पैमाना है? 7 सीटें और 7% वोट है आपके पास, आपके पास लोकसभा की 1 सीट है, आपके पास लोकसभा की 1 सीट है। सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हम समाजवादी पार्टी को भी कहना चाहते हैं, प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होगी। आचार्य जी आप ये घोषणा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, बस उसको छोड़ के आपके पास और कोई कार्ड नहीं है। अखिलेश बनाम प्रियंका, प्रियंका बनाम योगी, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, बस ये आपके पास एक कार्ड है, बाकी कोई कार्ड नहीं उत्तर प्रदेश में। बस ये बड़ी खबर आ गई है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। ये आचार्य जी प्रियंका जी चेहरा होंगी ना सीएम का, फिर ये मान ले हम। एक सेकंड, मुझे भी समाजवादी पार्टी का रिएक्शन चाहिए। 2 बड़े खुलासे हुए। एक सेकंड, सुनील यादव, अब ये तो है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, प्रियंका गांधी सीएम होंगी, क्या करेंगे आप? प्रियंका गांधी के साथ होंगे आप लोग? क्योंकि आचार्य जी ने तो बोला कि सब साथ नहीं आएंगे तो नहीं निपट पाएंगे ये लोग, यानी इसमें ओवैसी का भी साथ आपको लेना पड़ेगा। नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे। देखिए अमीश जी, एक बात हम स्पष्ट कर दें आपके कार्यक्रम में, हम किसी बड़े दल के साथ 2022 का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हमारे नेता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब जहां तक सवाल है, हर दल अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा बताएगा, जनता के बीच जाएगा। ना हमारे कहने से कोई मुख्यमंत्री होने जा रहा है, ना आपके, ना आचार्य जी के, ना शांतनु जी के, ना संबित पात्रा जी के। देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा? उत्तर प्रदेश का किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, बेरोजगार, नौजवान, ये सब तय करेंगे। जो आज परेशान हैं, आज किसान भी परेशान है। ठीक है, ठीक है, संबित रिएक्ट करना चाह रहे हैं काफी देर से। संबित नौकरी में रिएक्ट टू इट, संबित पात्रा, आप तो मुस्कुरा भी रहे थे थोड़ा। संबित, मैं एक सवाल जो संबित जी ने किया था, उसको मैं संबित जी को बधाई दे रहा हूं कि आप कम से कम विकासवाद पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जवाब सुन लेते हैं। जवाब अब समय की सीमा है, कोई बड़े सारे लोगों ने संबित पर सवाल खड़ा करा है, उनको मौका देना चाहिए जवाब देने का। चलिए, ओके संबित, 3 वर्सेस 1। अमीश भाई, मैं एक आंकड़ा जो इस डिबेट में ये आंकड़ा नहीं आया, मैं वो आंकड़ा बता दूं। 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें वोट परसेंटेज भिन्न भिन्न पार्टियों का देख लीजिए। बीजेपी को 40%, 39.67%, ऑलमोस्ट 40% वोट मिला था। बीएसपी को 22%, सपा को 21% और कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिला था। चलिए, अगर ये लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है तो क्या लगता है आपको 6% वाले 40% तक आ जाएंगे, या 21% वाले 40% तक आ जाएंगे? ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी इलेक्शन में करना बहुत आवश्यक। क्यों? दूसरी बात है, ये जो अभी 2017 में मैं 5 सेकंड बता दूं, चले गए 5 ये कौन सा गणित लेकर के आए हैं? बता दूं जरा। अरे संबित जी, है भैया, 2017 यहाँ पर ना आपके पास लीडरशिप है, मैं कंप्लीट कर लूं। लेकिन संबित 2017 से पहले हमारी लीडरशिप और 17 इस बहस में ये सार्वजनिक हो गया कि अब प्रियंका चेहरा हो सकती है और सबको साथ लेके चल सकती है। जीती थी 47, नहीं, मगर ये आचार्य जी ने प्रशांत किशोर जी से पूछा है कि नहीं पूछा है? 50 सीटों में या प्रशांत किशोर जी से बिना पूछे बोल दिया है? प्लीज ये बात खुलासा किए जाए। ये कौन सा प्रशांत किशोर का क्या लेना देना कांग्रेस से? एक सेकंड, मैं बहुत संबित ऑडियो खोलिए, आचार्य जी को रखिए। 9 पॉइंट समथिंग पाने से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो कहा है, क्या उन्होंने प्रमोद किशोर जी से पूछ के कहा है या नहीं? प्रशांत किशोर पूछ के कहा है, क्योंकि अब तो हाँ प्रशांत किशोर जी से पूछ के कहा है या प्रशांत किशोर जी की इस पे ठप्पा लगी है या नहीं लगी है, ये तो बता दीजिए कि सीएम का फेस प्रियंका जी होंगी। देखिए संबित पात्रा, हेलो, हाँ संबित पात्रा जी, सवाल ये नहीं है कि मैंने किससे पूछ के कहा है, किससे पूछ के मुझे कहना है। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एकमात्र विकल्प है, नंबर एक। अब सुनील साजन जी ने जो बात कही कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी, तो सुनील साजन जी को मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी आपको इस बार समझौता करने के लिए कोई एप्लीकेशन दी? नहीं दी। अरे भाई आप अपना चुनाव लड़िएगा, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना हमारे कहने से बनेगा ना आपके कहने से बनेगा, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ओवैसी साहब के कहने से बनेगा। अमीश जी, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री ये आचार्य जी ने ही एक रास्ता दिखाया कि इतने लोग गठबंधन में आ जाएं, तो हमने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी आर पार जा रही।